ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, आज पढ़ना है चैप्टर 7 जिसका शीर्षक है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। यूनिटी का मतलब क्या होता है? एकता। भारतीय संस्कृति का क्या है? एकता है। इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। क्यों एकता कहा गया है? क्योंकि हमारा देश का श्लोक है, कहा गया है देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे भारत में विविधता में क्या है? एकता है। दैट मीन्स हमारे भारत नामक जो देश है, इस देश में बहुत सारे संस्कृति और कल्चर सभ्यता यहाँ पाई जाती है। यहाँ का रहन सहन, यहाँ का रहने का तरीका, यहाँ के लोग प्रवासी लोग हैं, जो भी कास्ट है बहुत सारे प्रकार के हैं। खाना भी अलग है, भोजन भी अलग है, वहाँ का हमारा नृत्य भी अलग है। इसलिए कहा जा रहा है कि हमारे भारत देश में इतना विविधता होते हुए भी किस तरह एकता है, उसके बारे में जो लेखक हैं हुमायूं कबीर, उनके द्वारा एक लेक्चर दिया गया है। क्या दिया गया है? लेक्चर। कभी कभी गेस्ट को बुलाया जाता है या चीफ स्पीकर को, कॉलेजों में बड़ा बड़ा प्रोग्राम होता है या एनुअल डे हो गया या कोई मान लो टीचर्स डे के दिन बाहर का चीफ गेस्ट आया, तो लोग क्या करते हैं? स्पीच देते हैं स्टेज से। तो जो स्पीच देते हैं या लेक्चर देते हैं या क्लास लेते हैं उन सभी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों में, वह एक प्रकार का चैप्टर क्या है? लेक्चर है। क्या है? लेक्चर है। किसके द्वारा दिया गया है? हुमायूं कबीर। कहाँ दिया गया है? बड़ौदा यूनिवर्सिटी। बड़ौदा कहाँ है जी? बड़ौदा नामक शहर का नाम सुनिए हैं आप लोग? कहाँ है? लगभग किस स्टेट में है बड़ौदा? सूरत का नाम सुनिए हैं? कहाँ है सूरत? गुजरात में। तो बड़ौदा भी सूरत का ही क्या है? शहर है। तो बड़ौदा विश्वविद्यालय जो है वहां पर इन्होंने लेक्चर दिया और इस लेक्चर का नाम क्या है? द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। क्लियर? उसके बाद इनके बारे में कुछ परिचय यहाँ लिखे हुए हैं हम इंट्रोडक्शन के आधार पर। परिचय में क्या लिखा हुआ है? नंबर 1, हुमायूं कबीर कौन थे? तो यह एक फेमस कवि थे, उपन्यासकार थे, लेखककार थे, लेख भी लिखते थे, एसेइस्ट। और फेमस, रिनाउंड मतलब जाने माने। रिनाउंड मतलब क्या होता है? जाने माने राजनीतिक विचारक थे, पॉलिटिकल थिंकर, राजनीतिक विचारक। दैट मींस पॉलिटिकल व्यूज भी अपने पास रखते थे, अपना विचार समाज के सामने पेश करते थे, अपने लेखनी के माध्यम से हो या पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएशन के साथ होता हो। तो इनके बारे में 3 चीज केवल दिया है कि हुमायूं कबीर वाज अ फेमस पोएट, नोवेलिस्ट, एसेइस्ट एंड अ फेमस और वेल नोन पॉलिटिकल थिंकर और वेल नोन पॉलिटिकल व्यूअर। यानी कि वह राजनीतिक व्यू रखते थे, राजनीतिक विचार रखते थे। यानी 3 मेन चीज इस लेखक के बारे में या इस लेक्चरर के बारे में दिया गया है। जो लेक्चर देता है उसको क्या बोलेंगे? लेक्चरर, यानी कि टीचर, प्रोफेसर जो भी कॉलेज में देते हैं, उनको इनवाइट किया गया था और उस यूनिवर्सिटी का नाम है बड़ौदा यूनिवर्सिटी। नंबर 2, वह हमारे देश में कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। कैबिनेट मिनिस्टर का मतलब होता है केंद्र सरकार के मंत्री, है ना। हमारा अपना बिहार सरकार का मंत्री अलग होता है, यानी स्टेट मिनिस्टर, ये है कैबिनेट मिनिस्टर। ये इनको क्या पावर मिला था? किस चीज का ये मंत्री थे? मंत्रालय होता है। मिनिस्टर किसका होता है? एक मंत्रालय का होता है। जैसे सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है ना, रेलवे मंत्रालय अलग है। उसी तरह एक वैज्ञानिक, साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चरल अफेयर्स, वैज्ञानिक अनुसंधान। रिसर्च का मतलब क्या होता है? अनुसंधान और सांस्कृतिक मामला। इसका क्या थे? ये मंत्री थे। कब? जब हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी उस काल में, उनके दौर में, यानी जब प्राइम मिनिस्टर थे इस भारत के, उसके दौरान इनको मंत्री बनाया गया था। किनको? हुमायूं कबीर जी को। क्लियर है? चलते हैं नंबर 3 में। इनका पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुआ है? तो अधिक उसमें तो नहीं दिया, जितना बुक दिया उसके आधार पर मैंने लिखा है अलुमनी। अलुमनी का मतलब होता है फॉर्मर स्टूडेंट, जो उस कॉलेज से या उस विश्वविद्यालय से निकल कर गए हैं। यानी सिंपल में बोल सकते हैं कि अ सीनियर स्टूडेंट। क्या बोल सकते हैं? एक सीनियर बैच या सीनियर स्टूडेंट। तो अलुमनी का मतलब होता है फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ दैट कॉलेज और यूनिवर्सिटी, यानी कॉलेज, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से जो पढ़ के निकल चुके हैं। जैसे मान लो हम पढ़े हुए कहीं किसी विद्यालय से, तो हमारा बैच था 2005 से 12, तो हम 2012 से उस नवोदय विद्यालय को निकल चुके हैं, तो हम नवोदय विद्यालय जेएनबी का क्या हो चुके हैं? अलुमनी हो चुके हैं। क्लियर? तुम लोग भी मान लो 10th में हाई स्कूल कुर्था में, जब 11th में जाओगे तो कॉलेज में नाम होगा जगदेव कॉलेज, जो भी हो ईटीसी, तो तुम लोग क्या कहेगा कि ये अलुमनी कहाँ की है? तो कुर्था हाई स्कूल, 10 कुर्था हाई स्कूल सच्चाई हो या वहाँ मठिया पके हो, तो लोग क्या कहेगा? ये अलुमनी है। अलुमनी मतलब प्रायर स्टूडेंट या फॉर्मर स्टूडेंट। तो कहाँ इनका पढ़ाई हुआ है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। नाम तो सुनी होंगे आप लोग, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये कहाँ है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हाँ, यूके में, लंदन में है।
यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम में है। और उस समय इनको, चूंकि ये सीनियर थे और उनको अपने जब विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, तो उसी तरह कन्हैया का नाम सुने हैं? कन्हैया के स्पीकर है, राजनीतिक स्पीकर। अभी वर्तमान में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्या है, स्पीकर, सॉरी प्रेसिडेंट है। छात्रों का संघ होता है ना, जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम हुआ विश्वविद्यालय में, कॉलेज में, तो लोग एक संघ बना लेते हैं, बच्चे लोग का एक ग्रुप बन जाता है और वो उस शिक्षा प्रशासन के या उस विद्यालय या विश्वविद्यालय के प्रशासन के विरुद्ध में कोई अच्छा काम करना हो या अच्छा काम करवाना हो, उसके लिए लोग आंदोलन पे उतर जाते हैं। इस टाइप ये नहीं होता है। मान लीजिए सिलेबस नहीं पूरा हो रहा है या जो देना है सुविधा उस ऑक्सफोर्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी में या कुछ भी हो नहीं हो रहा है, उसके लिए उनको चुना जाता है। या चुनाव भी होता है ना छात्र संघ, तो वो उस चुनाव के अध्यक्ष थे। और किसका अध्यक्ष थे? द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय छात्र संघ, यूनियन मतलब संघ। इस संघ के अध्यक्ष चुने गए थे कब? जब वह इस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे तब। दैट मीन्स हुमायूं कबीर वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स संघ, ठीक है, या यूनियन। तो इनका अगला चीज बता रहा है कि पढ़ाई उनका हुआ है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से, और दूसरा वो अध्यक्ष थे द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स संघ का। क्लियर? उसके बाद तीन चीज और उनके बारे में दिया है परिचय में, कि जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं कि भारतीय संस्कृति की एकता। तो इट इज अ लेक्चर, यह क्या है? लेक्चर है, डिलीवर्ड इन बड़ौदा यूनिवर्सिटी। बड़ौदा यूनिवर्सिटी में इनके द्वारा, हुमायूं कबीर के द्वारा दिया गया एक स्टेज पर लेक्चर है। बड़े बड़े वहाँ पे चीफ गेस्ट आए होंगे, बड़े बड़े कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे, एमबीए वाले, पीएचडी वाले, फोकस एमबीए एमए वाले, है ना, बैचलर डिग्री या उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। फोकस ऑन द ग्लोरियस पास्ट। और ये जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग को क्या देखने को मिलेगा? दो चीज, भारतीय संस्कृति और इसके समृद्ध जो हेरिटेज है, हमारा यहाँ का जो असेट्स है उसके बारे में पढ़ना है कि भारतीय संस्कृति क्या है, और यहाँ पे हमारे समृद्ध जो भी हेरिटेज है यानी पूर्वजों से हमारे यहाँ भारत में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रिच मतलब समृद्ध, धनी। और लास्ट में दिया है कि इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे तो इन कबीर का प्यार और अपने देश के प्रति विश्वास के बारे में झलक थोड़ा दिखलाई देगा। क्लियर है? तो कुछ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में। सबसे पहले कहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी? यूके में, यूनाइटेड किंगडम, जिसको लंदन बोलते हैं, इंग्लैंड है वहाँ का शहर, है ना, यूनाइटेड किंगडम। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, यूनाइटेड किंगडम, लंदन, इंग्लैंड का नाम सुनेंगे, वहाँ पर यह। दूसरा, जब यूनिवर्सिटी की बात हो तो कुछ बता देते हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं कि बीए किया है या बीएससी किया है, तो कौन सा डिग्री होता है? बैचलर डिग्री। इसको क्या बोला जाता है? बैचलर डिग्री। जो बैचलर ऑफ आर्ट्स हो या बैचलर ऑफ साइंस हो या कॉमर्स हो या कोई और फाइन एंड आर्ट्स का सब्जेक्ट हो। और इसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पीजी जिसको बोलते हैं। कि कोई बात हम पीजी किए हैं। हम भी जब छोटा थे तो मेरे जूनियर का पापा बोलते थे कि हम उस जमाना के पीजी किए हैं, तो हमको समझ में नहीं आता था। ये सीधा हमको नहीं समझाते थे कि हम एमए किए हुए हैं, वो बोलते थे हम पीजी किए हैं। तो पीजी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट। जब बैचलर डिग्री जब हम कर लेंगे तो हम ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेकिन ग्रेजुएट के बाद जो एमए करते हैं, एमएससी करते हैं, उसी का नाम है पोस्ट ग्रेजुएट। हम भी जब 8-9 में पढ़ रहे थे तो अंकल जी कहते थे कि हम उस जमाने का पीजी है, तो हमको नहीं समझ। लेकिन जब हम मास्टर डिग्री करने लगे, जब खुद हम उस क्लास में पहुंच गए, अपना एमबीए जो भी डिग्री हम किए, तब हमको पता चला कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएट कहा जाता है। उसके बाद एमफिल होता है, इसके बाद मास्टर ऑफ फिलोसफी डिग्री होता है, जो भी सब्जेक्ट से हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो। और लास्ट में इसके बाद पीएचडी की पढ़ाई होती है। उसके बाद लोग स्कॉलर बन जाते हैं, ठीक है, या फेलो मेंबर बन जाते हैं कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का फेलो मेंबर। ये सब क्या है? प्रोसेस है। एक दिन और भी शायद हम जिक्र किए थे इसके बारे में, बताए थे ना। ये सब प्रोसेस है, लिख लीजिए। सबसे 10+2 के बाद बैचलर डिग्री, उससे सीनियर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, उसके बाद एमफिल, पीएचडी, फेलोशिप मेंबर, और लास्ट में विद्वान बन जाते हैं, स्कॉलर, है ना। चलो आगे बढ़े। तो इसमें कोई डाउट है? मीनिंग कोई छूटा है? देख लीजिए इंट्रोडक्शन में, तो बताइए।
नहीं है, आगे बढ़े। ठीक, बुक वाला एक और क्या बोलिए बोलिए बोलिए। बुक वाला एक और अच्छा, बुक वाला एक बार रीडिंग कर दें, ठीक है। चलिए बुक को एक बार पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की एकता। क्लियर। इनका जो लेक्चरर है उनका नाम है हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर was a famous poet, novelist, essayist and a renowned political thinker. हुमायूं कबीर एक प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार, लेखककार और एक जाने माने राजनीतिक विचारक थे। क्लियर। He was a cabinet minister for scientific research and cultural affairs during Nehru's prime ministership. वह कैबिनेट मंत्री थे किस मंत्रालय का? वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक मामला का। कब? जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हमारे देश के थे, उस काल में, उनके कार्यकाल में ये कैबिनेट मिनिस्टर थे। एन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? वहाँ से पढ़ा हुआ निकला हुआ प्रोडक्ट स्टूडेंट को बोला जाता है। तो एन एक्सपोर्ट स्टूडेंट थे, सीनियर स्टूडेंट थे या अलुमनी थे। He had the proud privilege of being elected president of the Oxford University Students Union. उनको एक बहुत अच्छा गर्वान्वित होने वाला मौका मिला। प्रिविलेज मतलब क्या होता है? मौका, अपॉर्चुनिटी मिला। किसके लिए चुना गया? किसके लिए? द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन संघ का प्रेसिडेंट इनको चुना गया। किनको? हुमायूं कबीर को, जब द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। तो आगे, द प्रेजेंट पीस इज एन एडॉप्टेड वर्जन ऑफ हुमायूं कबीर लेक्चर डिलीवर्ड इन बड़ौदा यूनिवर्सिटी। जो अभी हम ये उनका लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, ये बड़ौदा यूनिवर्सिटी के दौरान एक लेक्चर दिए थे, वहाँ गए थे विजिट पे या कोई चीफ गेस्ट के रूप में गए होंगे, तो उसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और उसी से ये लिया गया है। एडॉप्टेड वर्जन मतलब लिया गया संस्करण। पीस मतलब प्रेजेंट पीस, ये टुकड़ा जो है। पीस मतलब क्या होता है? टुकड़ा या जो भाग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि लेक्चर है उनके द्वारा। द लेक्चर फोकसेस ऑन, और ये जो चैप्टर है लेक्चर है किस पे फोकस कर रहा है? नंबर 1, द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडियाज कल्चर, भारतीय संस्कृति पर। किस पर? भारतीय संस्कृति पर। और क्या लिखा? पढ़िए उसको। एंड यस, और हेरिटेज का मतलब क्या होता है? विरासत। हमारे जो देश में विरासत है, यानी पूर्व से वो चलते आ रहा है हमारे लिए असेट्स हो, तो भारतीय विरासत और भारतीय संस्कृति के ऊपर ये हम लोग इस पे फोकस करेंगे या इसके बारे में हम जानेंगे। और तीसरा पॉइंट में दिया है कि इस लेक्चर के माध्यम से जब हम पढ़ेंगे तो कबीर साहब का प्यार और विश्वास इस देश के या अपने मातृभूमि के महानता के प्रति दिखलाई देगा। कंट्री के प्रति उनका प्यार और विश्वास क्या था। और कोई वर्ड में नहीं छूट गया तो बोलिए। ग्लोरियस मतलब महान, भव्य। ग्लोरियस मतलब क्या हो गया? भव्य। भारतीय संस्कृति का भव्यता के बारे में और विरासत के बारे में। क्लियर है? और कोई डाउट? कोई वर्ड में नहीं छूट गया? चलो कुछ दिया एक्टिविटी, इसको पढ़ लेंगे। ए में लिखा हुआ है वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फ्लोइंग। तरह के छोटे से ग्रुप में, समूह में आप लोग काम करिए और इस पर डिस्कस करिए। क्या डिस्कस करना है? क्वेश्चन नंबर 1, हैव यू एवर फाउंड ऑफ अनदर कम्युनिटी पार्टिसिपेटिंग इन योर फेस्टिवल और वाइस वर्सा? वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? उल्टा। वाइस वर्सा का मतलब उल्टा। नरेट योर एक्सपीरियंस, जैसे वाइस वर्सा का मतलब क्या? एग्जांपल समझेंगे। दिन है तो इसका वाइस वर्सा क्या होगा? रात। डे का क्या हो जाएगा? नाइट। ठीक है। या पहले बार्टर सिस्टम था, तू मुझे 1 किलो गेहूं दो तो मैं तुझे 1 किलो चावल दूंगा। पहले था ना बार्टर सिस्टम। और शास्त्र में पढ़ना है 10th क्लास में, इकोनॉमिक्स में पढ़ना है ना जी। तो हैव यू एवर फाउंड पीपल ऑफ अनदर, कह रहा है कि क्या मान लीजिए आप दिवाली मना रही हैं या दुर्गा पूजा मना रही हैं या कोई आपके घर में पर्व है, आपके त्योहार, तो क्या ऐसा कभी हुआ कि दूसरे समुदाय के लोग, यानी आपका दोस्त जो स्कूल में पढ़ता हो, वो क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो या जैनिज्म हो या अन्य समुदाय से आता हो, वो एससी हो या एसटी हो या ओबीसी यानी दूसरे ग्रुप से आता हो आपके समाज में, तो क्या वह आपके पर्व में शरीक हुआ है? क्या वह आपके पर्व में भाग लिया? यदि लिया है तो उसके अनुभव को बतलाइए कि जब आप, जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम भाई है या कोई आपका क्लासमेट है या सहेली है, वो लोग क्या करता है? पर्व मनाता है, मान लो बकरीद मनाता है। क्या आप उनके यहाँ जाती हैं या वह आपके यहाँ आती हैं? अगर आती हैं तो फिर उसका अनुभव के बारे में आपस में जिक्र करना है। आना जरूरी है, एक दूसरे के पर्व में भाग लेना चाहिए।
ठीक है, बात अलग है जो कुछ भी हो, लेकिन भारत हमारा ऐसा देश है जहाँ हम लोग प्रेम और भाईचारा के साथ रहते हैं, ठीक ना। तो इसको डिस्कस करना है। चलो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट किया जाए। ठीक, पैराग्राफ नंबर 1। हेडिंग डाला है फिर से, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की एकता। टिल रिसेंटली यानी हाल तक, रिसेंटली तो बताया था फिलहाल, टिल मतलब तक, रिसेंटली मतलब हाल तक। द आर्यंस वेर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ द लैंड, कह रहा है भारत पर आक्रमण करने वाला, भारत पर आक्रमण हुआ था ना जी, हम गुलाम थे हम सभी भारतवासी, तो कैसे कैसे क्या हुआ है उसके बारे में, यानी कि हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तब तक मीनिंग छाड़ लीजिए, पैराग्राफ 1 का मीनिंग हो उसको पॉइंट आउट करके बता देते हैं। एक डिजिटल बोर्ड रहता है तो टच करते तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है ना, यही मेहनत है पुराने जमाने में डिजिटल में पढ़ाना। इतना क्या फोकस करेंगे पैराग्राफ नंबर 1 पर। टिल रिसेंटली, हाल तक, द आर्यंस वेर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ द लैंड। दैट मीन्स इंडिया पर या इंडिया में पहला इन्वेडर कौन था? इन्वेडर का मतलब क्या होता है? यस, आक्रमण करने वाला। इस देश पर व्यापार करने के लिए, यहाँ से धन लूटने के लिए सोना का चिड़िया कहा जाता था हमारे देश को, है ना जी। तो वन हु अटैक्स और इंटर्स सो एज टू ऑक्युपाई। इन्वेडर का मतलब होता है कि मान लो ये एक व्यक्ति है और इंडिया एक देश है, इस देश में इंटर किया, क्या किया? इंटर किया, भले वो गैर कानूनी रूप से आया हो या समुद्री मार्ग से, तो पहले तो यही ना था। हमारा देश का जो निचला कोना है दक्षिण साइड से या सूरत की तरफ से क्या है? समुद्र है। इसी रास्ते से, नदी से लोग, सॉरी समुद्र के माध्यम से, जहाज से अन्य देश के इन्वेडर लोग आते थे, क्या करने? या तो यहाँ से व्यापार के लिए कुछ ले जाते थे या इस पर कब्जा जमाने के लिए, यही होता था। तो वही लिखा हुआ है पेज नंबर 73 में, वन हु अटैक्स और इंटर्स अ कंट्री सो एज टू ऑक्युपाई, उसको ऊपर कब्जा जमाने के लिए या कोई बिजनेस व्यू के लिए आते थे, व्यापार करने के लिए। तो पहला इन्वेडर कौन थे हमारे देश पर आक्रमण करने वाला? आर्यंस। उनका क्या नाम है? द आर्यंस, द लगाया जाता खास था, और लोग आकर इतिहास बदल दिए, आर्यंस। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी होगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ाया गया होगा आप लोग के इतिहास में। इस सिंधु नदी के किनारे लोग उस नदी के माध्यम से या समुद्र के रास्ते से आए, भारत के खोज किया, और वहां पर लोग क्या स्टार्ट कर दिए? खेती करना स्टार्ट कर दिए, धीरे धीरे मवेशी पालना स्टार्ट कर दिए, बिजनेस स्टार्ट कर दिए। उसके बाद फिर अपना रीति रिवाज को यहाँ लाए, पहनना, रहना, सब रीति रिवाज को लाकर और यहाँ पर एक पश्चिमी सभ्यता को स्टार्ट कर दिया, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर। धीरे धीरे इसी तरह आज हम लोग उसी का शिकार है, पश्चिमी सभ्यता का शिकार होते जा रहे हैं। जितने भी अन्य कंट्रोल में, सॉरी पश्चिमी देशों में जितने भी जो कुछ भी विकास हो रहा है, टेक्नोलॉजी हो, 4G हो या 5G हो या कपड़ा हो या रहन सहन हो या जो भी सेलिब्रेशन मनाना हो, बर्थडे पार्टी में, सब हम लोग कॉपी करते जा रहे हैं। कहाँ की? दूसरे देशों का संस्कृति की। जस्ट एक एग्जाम्पल बताएं तो सबसे पहला यहाँ पे याद करना है कि भारत पर आक्रमण करने वाला या कब्जा करने वाला पहला इन्वेडर्स कौन था? द आर्यंस। आर्यंस क्या है? नाम है। आर्यन क्या है? नाम है। और हम लोग ही आर्यन है। ये चमड़ा जो दिख रहा है ना गोरा रंग का, क्या है? आर्यन है, जो भारत पर पहला आक्रमण किया था। चलो पॉइंट नंबर 2। 5 मिनट ले जाते हैं मैडम, और बाद चढ़ा देंगे। चलिए तब खाली आधा बन गया है। सेकंड पॉइंट कि काम कर रहा है ना सर। रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ, चलो नेक्स्ट, अगला क्लास। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। इट वाज थॉट दैट they came to a country which was uncivilized and barbarian, but modern research has proved that there were invaders even before the Aryans poured into this land. ध्यान से सुनिएगा, इसमें थोड़ा चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान से समझना है। इट वाज थॉट दैट, ऐसा सोचा जाता है कि they came to a country which was uncivilized, ऐसा सोचा जाता है कि वे लोग
इंडिया को लोग ऐसा देश सोचते हैं, इंडिया एक ऐसा कंट्री है, हमारा देश एक ऐसा, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग अनसिविलाइज, असभ्यता वाला लोग रहते हैं, अनसिविलाइज, ना खाने का ना बोलने का, ये सब तरीका है। कौन सोचता था? विदेशी लोग जब आक्रमण किया था तो हम लोग को सोचता थे, सोचते हैं क्या बोलते हैं, इन लोग को न शिक्षित है, अनसिविलाइज, असभ्य पीपुल है। हम लोग क्या है? असभ्य। सब क्या मतलब है? ना बोलने का तरीका है, ना शिक्षा है, अनपढ़ है, गंवार है, गंवार बोलते हैं एकदम सिंपल में, अनसिविलाइज हम लोग समझते हैं, असभ्य व्यक्ति। दूसरा लोग क्या सोचता था कि हम लोग बारबेरियन है, बारबेरियन, बारबेरियन का मतलब क्या होता है जी? र्यूड, र्यूड यानी क्रूर व्यक्ति है ना, अच्छा से पेश नहीं आते, दूसरे के साथ व्यवहार अच्छा से नहीं करते हैं। तो यह माना जाता था, यह लोग सोचते थे कि वे एक ऐसे देश से आए थे जो असभ्य और बर्बर था। क्या था? असभ्य और बर्बर था। बट परंतु मॉडर्न रिसर्च हैज प्रूव, लेकिन आधुनिक अनुसंधान के अनुसार, मॉडर्न रिसर्च प्रूफ क्या किया है, that there were invaders even before the Aryan poured into this land, यानी भारत में आर्यन को आने से पहले कुछ और लोग भी आए थे, इन्वेडर्स लोग आक्रमण करने इस देश पर, यानी कि इनसे भी पहले कोई हमारे देश में सेंध लगा चुका है, चोरी कर चुका था। क्या इस पे कोशिश किया था कब्जा करने के लिए या आक्रमण करने के लिए? तो आर्यन से पहले भी आए थे और वो लोग समझते थे कि वो लोग इस देश, ऐसा देश में आए हैं जहाँ के लोग अनसिविलाइज्ड है, अनएजुकेटेड है, वेल बिहेवियर नहीं है, उनके पास से कोई ज्ञान नहीं है, अननोन है वो लोग कुछ भी ज्ञान से, और बारबेरियन है यानी कि र्यूड है, क्रूर व्यक्ति है लोग। तो वो लोग हम लोग को समझता था भारतीय लोग। क्लियर? तो यहाँ तक खत्म। चलो पेज नंबर 69 लाइन नंबर 2, दे हैड इवॉल्व अ सिविलाइजेशन हायर देन दैट ऑफ द आर्यन होड्स who came in their way। होड्स का मतलब क्या होता है? HORDS नहीं दिया है, लिखो HORDES, होड्स। समूह, ग्रुप्स, होड्स मीन्स समूह, HORDS, गुड्स, सॉरी ग्रुप्स मतलब समूह। They had evolved a civilization higher than that of the Aryan host who came in their way। कह रहा है कि ये लोग के पास एक इवॉल्व किए थे सभ्यता का। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सभ्यता। लिख लीजिए, सिविलाइजेशन दो वर्ड है, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। इसका हिंदी क्या होता है? संस्कृति और सभ्यता। ठीक है, ये लोग इवॉल्व किए थे एक सभ्यता को जो आर्यन समूह से भी क्या था? आगे था, यानी कि हायर देन, उनसे उच्च था। Who came in their way, जो इसके खोज में आए थे या इसके जागरण में आए थे। भारत की खोज में लोग आए थे ना आर्यन हमारे यहाँ, तो इनसे भी अच्छा सभ्यता वाले लोग आए थे जो पहले थे, जो बोला है ना कि आर्यन से आने से पहले भी भारत में कोई आक्रमण कर आए थे। तो इनकी सभ्यता इन लोगों से क्या था? उच्च था। ठीक है, लिखा हुआ है, हिंदी एक बार पढ़ देते हैं। लेकिन आधुनिक रिसर्च के ने साबित कर दिया है कि आक्रमणकारी आर्यों द्वारा इस सभ्यता विकसित कर चुके थे, आर्यों के समूह से बेहतर और बढ़िया, जो उनके जागरण से आई थी। जागरण, वेकअप मतलब क्या होता है? जागरण, जागरूकता लोग रखते थे। उन लोग को मतलब इच्छा थी कि हम दूसरे देश में जाएं, वहां से व्यापार करें और वहां का हो सके जितना, तो वहां से क्या करता था? अधिकतर इन लोग का मानसिकता गलत था, लूटना चाहते थे या कब्जा जमाना चाहते थे अन्य देशों पर। क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं। दीज प्री आर्यंस हैड डिस्प्लेस्ड स्टिल अर्लियर पीपुल। प्री आर्यंस का मतलब, प्री मतलब क्या होता है, बिफोर, पहले, यानी इस आर्यन से आने के पहले कह रहे हैं कि जो भी प्री आर्यंस आए थे, आक्रमणकारी या इन्वेडर्स, प्री आर्यंस यानी आर्यन लोग के आने से पहले वाला का बात कर रहा है, प्री आर्यंस। तो जो प्री आर्यंस थे वो लोग डिस्प्लेस किए थे अर्लियर पीपल, पहले के लोगों को स्थान ले लिए थे। डिस्प्लेस करना मतलब जगह लेना। जैसे मान लो यहाँ आप बैठी हैं, कोई और लड़की आ जाए या कोई और लड़का आ जाए तो उसके जगह को हम बोलेंगे कि उसको हटाकर तुम वहाँ बैठो, तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेस करना, यानी विस्थापन करना। क्या करना, विस्थापन करने। कि प्री आर्यंस लोग इसका क्या कर लिए थे, पहले जगह यहाँ अपना बना लिए थे भारत में, डिस्प्लेस कर लिए थे। स्टिल आर्यन पीपुल and built up a new civilization which has astonished modern scholars by its extent and depth. ये लोग अपना यहाँ पे सभ्यता विकसित करने लगा, सिविलाइजेशन अपना सभ्यता विकसित करने लगा। ये सभ्यता उन लोग की कैसी थी, बिल्टअप न्यू, एक नई सभ्यता को लोग बनाए, निर्माण किए, जिसपे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। अस्टोनिश मतलब पढ़ाए हुए, सरप्राइज्ड। अस्टोनिश मतलब सरप्राइज। किसके द्वारा, मॉडर्न स्कॉलर, मॉडर्न विद्वान लोग, वैज्ञानिक लोग इसके बारे में पता लगाए कि सिविलाइजेशन का अपना एक एक्सटेंट था, बहुत बड़ा विस्तार है और इसका गहराई भी है, डेप्थ। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता तो एक बहुत बड़ा चैप्टर, एक बहुत बड़ा टॉपिक है ना जी, इतिहास में। तो वही कह रहा है कि हमारे प्री आर्यन जो आए थे, ये लोग पहले के लोगों के बदले, यानी हमारी जनता के बदले में, हमारे लोगों के बदले लोग अपना स्थान इस देश में बना लिया था, अपना जगह बना लिया था। एक नई सिविलाइजेशन का निर्माण किया जिसका विस्तार और गहराई बहुत दूर तक है। क्लियर। आगे, द आर्यन इन्वेशन, आक्रमण लिख लो मैंने, इन्वेशन उसी से बना, इन्वेडर से क्या बना है, इन्वेशन, आक्रमण। इन्वेशन का मतलब हो जाएगा आक्रमण, अटैक। सिंपल में अगर समझेंगे तो क्या हो जाएगा, अटैक, ATTACK। चलिए पॉइंट करेंगे, फोकस करेंगे। द आर्यन इन्वेशन रिपीटेड द प्रोसेस एंड लेड टू फेस इन्फ्यूजन ऑफ द ओल्ड विथ न्यू। आर्यन लोग प्री आर्यन के जैसा ही ये लोग भी आकर आक्रमण किए। प्री आर्यन मतलब आर्यन से पहले जो आए थे भारत में, तो ये लोग भी आकर आक्रमण किए और रिपीट किए। क्या किए, उसी काम को दोहराया, यहाँ पर आकर बिजनेस किया, कब्जा किया और उसी प्रक्रिया को करके एक नया फ्यूजन जोड़ा, ओल्ड और न्यू क्या कर दिया, मिला दिया। इन्फ्यूजन मतलब मिला देना। इन्फ्यूजन मतलब क्या होता है, मिला देना है। ठीक है, लिख लो मेरे, इन्फ्यूजन मीन्स मिलाना, इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन करना मतलब बढ़ावा देना या मिलाना। ठीक है, बढ़ावा देना भी लिख लीजिए, इन्फ्यूजन। तो ये लोग आए तो दोनों मिक्स हो गए, प्री आर्यंस और आर्यंस आकर एक दूसरे से मिल गए, यानी कि नया और पुराना में क्या हो गया, इन्फ्यूजन हो गया। आर्यन इन्फ्यूजन बोलते, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, अब फ्रेश इन्फ्यूजन, एक नई मतलब वो लोग रिश्ता कायम कर लिए, प्री आर्यंस प्लस आर्यंस। अरे समझ में, यानी पहले से जो इस देश में रह रहे थे आक्रमण करके, और ये लोग जो आए, ये दोनों मिलकर एक नया फ्यूजन बनाया, एक नया संस्कृति सभ्यता वहाँ विकसित किया। तो संस्कृति सभ्यता कैसे विकसित होता है, जब हम कहीं नए जगह पे गए हैं, वहाँ का भाषा सीख लिए, वहाँ का रहन सहन सीख लिए, या नहीं हो रहा था हम अपना भाषा वहाँ लागू कर दिए, है ना जी। जैसे हमारे अंग्रेज लोग इस भारत में आए तो अपना लैंग्वेज यहाँ पर डाल दिया, और ऐसा प्रभाव डाला है कि अनंत काल तक मिटने वाला नहीं है। जिधर देखें, जिधर नजर डाले, केवल इंग्लिश ही दिखता है। अगर रसोई की तरफ देख रहे हैं तो वहाँ इंग्लिश में छापा हुआ है उसका पेपर मसाला के ऊपर, बुक में देख रहे हैं, कॉपी पे देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, कहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं तो यही अंग्रेजी लिखल है ना जी। तो प्रभाव है, यानी कहने का मतलब जो बाहर से लोग आते हैं अपनी संस्कृति और सभ्यता का छाप छोड़ के चले जाते हैं। तो ये लोग जब आए आर्यन, तो प्री आर्यन जो थे इन दोनों के साथ मिक्स हो गए। क्या हो गया, मिक्स हो गए, इन्फ्यूजन हो गया, आपस में मिल गए। आगे, दिस कंटिन्यूड विद द सक्सेसिव इनरोड्स ऑफ फाइटिंग रेसेस who came to conquer but remained to lose themselves in the Indian racial cauldron. Cauldron का स्पेलिंग लिखिए, CAULDRON, cauldron।
कोल्ड्रोन। हाड़ी होता है, हाड़ी बर्तन, कोल्ड्रोन मतलब। तो कहाँ तक हम लोग गए थे बताइए। दिस कंटिन्यूड विद द सक्सेसिव इनरोड्स ऑफ फाइटिंग रेसेस। रेसेस मतलब क्या होता है? जाति। रेस मतलब जाति। तो इंडियंस के बाद बहुत सारे प्रजाति यहाँ पर आए, लिखा हुआ है दिस कंटिन्यूड, और यह काम चलता रहा। काम चलता रहा मतलब आक्रमण भारत पर होता रहा समय समय पर। दिस कंटिन्यूड विद द सक्सेसिव, सक्सेसिव मतलब आने वाला, ईयर, सक्सेसिव मतलब आने वाला। इनरोड्स मतलब क्या होता है? रास्ता, या आने वाले समय बोल सकते हैं। आने वाले समय में या आक्रमण करना भारत में, यहाँ पर आकर कब्जा जमाना या व्यापार करना, यह काम चलते रहा, सक्सेसिव रहा, कंटिन्यू रहा। और फाइटिंग रेसेस, जातियों में क्या किया? आपस में लोग लड़ाई किए हैं। हु केम टू कन्क्वेयर, वो लोग जीतने आते थे। किस इच्छा से आते थे? कि यहाँ पर हम जीत जाएंगे, क्या कर जाएंगे? कन्क्वेयर मतलब विक्ट्री, लिख दो CONQUER। कॉन्क्वेयर मतलब जीत, विक्ट्री। कॉन्क्वेयर मतलब विक्ट्री, जीतना। टू विन लिख देंगे सिंपल में। कॉन्क्वेयर का मतलब जीतना लिख सकते हैं, कॉन्क्वेयर। यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टार डाल के CONQUER। कॉन्क्वेयर करना मतलब टू विन, जीतना। कॉन्क्वेयर मतलब जीतना। लोग एक उद्देश्य लेकर आते थे कि हमको आक्रमण करके भारत को जीतना है, या इस राज्य को या इस देश को क्या करना है? हमें कब्जा कर लेना है। बट रिमेन टू लूज देमसेल्व्स इन द इंडियन रेशियल कॉल्ड्रॉन। लेकिन भारतीय इस जातिगत रूपी जो हाड़ी था, इस बर्तन को कहा गया है हाड़ी का रूप, मतलब बर्तन का रूप दिया जा रहा है कि भारत में बहुत सारे यहाँ पर जाति पाए जाते हैं, प्रजाति पाए जाते हैं। इस प्रजाति में वे लोग सोच कर आते थे कि हम पे कंपेयर करेंगे। लेकिन हमारे भी देश के वीर सपूत थे। हमारे भी देश में पहले क्या था? राजा महाराजा हुआ करते थे, और बहुत बलवान, बहुत ज्ञानी होते थे। वो लोग को क्या कर दिया? भगा दिया इस देश से। क्या कर दिया? अधिकतर लोग आए थे जीतने के लिए, और उसी का रिजल्ट है हम लोग क्या है कि आज़ादी के साथ जी रहे हैं। हमारा देश आज़ाद हुआ था ना जी। तो इससे क्या साबित होता है कि लोग बाहर से तो आए थे, लेकिन हमारे देशवासी में भी इतना दम था कि उसे फिर पीछे अपने घर तक लौटने के लिए मजबूर कर दिया, है ना। वही कह रहा है कि बट वो लोग जीतने के लिए आते थे। हु केम टू कन्क्वेयर, हु केम टू विन, बट रिमेंड, लेकिन शेष क्या रह जाता था? टू लूज देमसेल्व्स, अपने आप को हार कर जाते थे। इन द इंडियन रेशियल कॉल्ड्रॉन, हमारे भारतीय रूपी जो जातिगत जो हाड़ी था, बर्तन था, विभिन्न प्रकार के लोग विविधता पाई जाती थे। और सब लोग जब एकजुट हो गए, यूनिटी हो गया, तो हम लोग अपने दुश्मनों को क्या कर दिए? अपने देश से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिए। क्लियर हो गया? तो कॉल्ड्रॉन का मतलब क्या होता है? बर्तन। क्या है? वेसल। उसके मीनिंग लिख दो। वेसल मतलब बर्तन होता है, VESL, वेसल। बहुत बड़ा सा बर्तन को बोलते हैं। जैसे मान लो खिचड़ी, अकबर का पढ़ी हो ना, बीरबल अकबर का खिचड़ी, उसमें चित्र में दिखाया जाता है हांडी बहुत बड़ा रहता है। तो उसी तरह ये देश में अनेक सारी प्रजातियां हैं, उससे हम लोग क्या कर दिए? उसको बाहर निकाल दिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन आया? ध्यान से सुनना। पहले आए प्री आर्यंस नंबर 1 पे, इसके बाद आए आर्यंस, और तीसरा पे कौन आ रहा है? भारत को आक्रमण कर रहे हैं ग्रीक्स। कौन आ रहा है? ग्रीक। मिस्र देश के लोग भारत पर आक्रमण करने आ रहे हैं, ग्रीक्स। अब थोड़ा ग्रीक के बारे में पढ़ेंगे, जिसको मिस्र देश कहा जाता है, ग्रीक। तीसरा पॉइंट में कौन आया लोग? यहाँ पर भारत के इन्वेडर, ग्रीक इन्वेडर्स। उनका नाम क्या है? द ग्रीक। मिस्र देश, ग्रीक इन्वेडर्स। द ग्रीक इन्वेडर्स इस देश में आए,
were followed by Sakas and Huns and 100 other nameless tribes। ध्यान से सुनिए, कह रहे कि तीसरा आक्रमणकारी आने से पहले भी और लोग यहाँ आ चुके थे। कौन कौन? फॉलोड बाय साकास प्रजाति, साकास लोग यहाँ आए थे। ये डाल देते हैं इसको, तीसरा का ए बी, यानी तीसरा के पहले ही लोग आए हुए हैं। दूसरा है हुंस, हुंस वंश, जैसे है ना इतिहास में चंद्रगुप्त काल, उसी तरह एक वंशज चलता था। साकाज वंशज के लोग आए, हुंस वंशज के लोग आए, और ऐसे सैकड़ों जिसका नाम नहीं है वैसे प्रजातियां यहाँ पे, ट्राइब्स, सैकड़ों लिखा है ना, क्या लिखा है? 100 अदर नेमलेस, जिसका नाम अज्ञात है, वैसे बहुत सारे सैकड़ों प्रजातियां इस देश पर क्या करने आई थी? आक्रमण करने आई थी। कुछ प्रजातियों का नाम दिया है कि तीसरा जो मेन इन्वेडर्स थे मिस्र देश से आने से पहले 3 वंशज चला था, ये लोग यहाँ राज किए हैं भारत में, साकास, हुंस और ट्राइब्स। ट्राइब्स मतलब प्रजाति या कास्ट, सिंपल क्या बोलेंगे? कास्ट। आगे, they all appeared on the scene as victors but were soon absorbed in the ranks of the vanquished। करे कि वे लोग आए थे और दृश्य में, किस दृश्य में? भारत के दृश्य में ये लोग जितने आए थे दृश्य में, ये लोग विजेता के रूप में तो दिखाई दिए, यानी राज्य किए, लेकिन बहुत जल्दी ही ऐसा देखा गया, ऑब्जर्व किया गया। ऑब्जर्व मतलब क्या होता है? देखना। ऑब्जर्व मतलब देखना कि इन लोग का रैंक धीरे धीरे क्या हो गया? गायब होते चला गया। तो वैनक्विस्ट मतलब क्या होता है? लिख दीजिए मीनिंग, वैनक्विस्ट। स्पेलिंग दिया है पीछे, क्या पेज नंबर 73 पे, हार जाना लिख दो, टू डिफीट, टू डिफीट, वैनक्विस्ट हो गए। दोनों कैसे हो सकता है जी? वैनक्विस्ट, दोनों दिया, टू डिफीट और कॉन्क्वेर, हराना या जीतना, किसी को हराना या जीतना, यही होता है वैनक्विस्ट मीन्स। लिख लीजिए मीनिंग, देख लेता हूँ, एक बार समझ में आ जाएगी। अपने दुश्मनों को हराना, वही हो गया टू डिफीट, या अपने दुश्मनों से जीत हासिल करना, दोनों एक ही है। इसलिए देखिए पेज नंबर 73 निकल गया, वहाँ लिखा है, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। वैनक्विस्ट का मतलब दिया है कि टू डिफीट और टू कन्कर, किसी को हराना या किसी से जीतना। क्लियर? यानी दोनों बात एक ही होगा, या तो हम उसको हरा रहे हैं या उसको इनडायरेक्ट रूप में करें कि हम उससे जीत लें। क्लियर है? चलो आगे। तो पता क्या चला, कहाँ तक गए थे हम लोग? हाँ, दे ऑल अपीयर्ड ऑन द सीन, सब लोग इस भारतीय दृश्य में आए और सब लोग अपने आप को विजेता समझते थे। विजेता के रूप में तो दिखाई दिए, इस पे इन्वेड भी कर लिए, आक्रमण भी कर लिए, रहे भी, बट जैसे समय बीतता गया ऐसा देखा गया कि इन लोग का रैंक जो है, पोजीशन धीरे धीरे क्या होता गया? घटता गया। रैंक्स ऑफ द वैनक्विस्ट। टुडे वेरेवर इज इंडियन, आज जहां कहीं भी भारतीय लोग हैं, टुडे वेरेवर इज इंडियन, whether it be an idea, a word, a form of art, a political institution or a social custom, is a blend of many different strains and elements। ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखा है कि आज जहां कहीं भी भारतीय लोग हैं, टुडे वेरेवर इज इंडियन, भले वो एक विचार के रूप में हो, या एक शब्द के रूप में हो, या एक कला के रूप में हो, या एक राजनीतिक संस्था के रूप में हो, या सामाजिक प्रथा के रूप में हो, इज अ ब्लेंड ऑफ मेनी डिफरेंट स्ट्रेंथ्स एंड एलिमेंट्स। लिख लीजिए, फ्रेज है स्ट्रेंथ्स एंड एलिमेंट्स। और जो भी भारतीय हैं, चाहे यह सोच हो, या एक शब्द हो, या एक रूप कला का हो, या एक राजनीतिक संस्था या संगठन हो, या एक सामाजिक प्रथा हो, कस्टम मीन्स प्रथा, सब कई पहलुओं का ये मिश्रण का क्या है? परिणाम है। अ ब्लेंड ऑफ रिजल्ट, ब्लेंड मीन्स क्या हो जाएगा? परिणाम। अ ब्लेंड ऑफ मेनी डिफरेंट स्ट्रेंथ्स एंड एलिमेंट्स, बहुत सारे पहलुओं का, तत्वों का क्या है? ये एक रूप है। यानी आज जहाँ भी हम लोग भारतीय हैं, हम भारतीय ऐसे नहीं कहलाते हैं, हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी सभ्यताओं को, संस्कृतियों को जिया है, और उस सबका रूप कौन है? हम वर्तमान में जो भारतीय हैं, सब हम उसका रूप है। भले हमारे पूर्वज का विचार हो, या शब्द हो, या कोई कला हो, या राजनीतिक जो भी संगठन आज चल रही है, या सामाजिक जो भी परंपरा या प्रथा या पर्व हम लोग मनाते हैं, ये केवल हमारा नहीं बल्कि बहुत दिनों से कई चीज़ों का मिश्रण है। इसलिए दिया है
इज अ ब्लेंड ऑफ मेनी डिफरेंट, विभिन्न प्रकार के स्ट्रेंथ्स एंड एलिमेंट्स, पहलुओं का क्या है, एक मिश्रण है, तत्वों का मिश्रण है। यहाँ तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। उसका हिंदी किसका बोलिए? फ्रेज फ्रेज जो है लिख लीजिए, स्ट्रेंथ्स एंड एलिमेंट्स का दिखा देते हैं हम लोग को। स्ट्रेंथ्स एंड एलिमेंट्स, स्ट्रेंथ्स एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में तो मालूम है तत्व, सिंपल में लिख सकते हैं, पहलू लिख देना, पहलुओं, यानी बहुत सारे विभिन्न मुद्दा हो जाएगा, पहलुओं का मिश्रण है। स्ट्रेंथ्स एंड एलिमेंट्स का मतलब पहलू, यानी विभिन्न प्रकार के, जैसे विचार हुआ, शब्द हुआ, कला हुआ, राजनीतिक ज्ञान हुआ या सामाजिक प्रथा हुआ, सब जो मिश्रण करेंगे इसी को बोलेंगे स्ट्रेंथ्स एंड एलिमेंट्स, पहलू। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। In spite of this derivation, in spite of this derivation, डेरिवेशन का मतलब क्या होता है जी? इसका क्या है, लिखिए, प्राप्ति। डेरिवेशन मतलब क्या होता है? प्राप्ति या एक्सट्रैक्ट्स, डेरिवेशन, एक्सट्रैक्ट्स, प्राप्ति। कंसिक्वेंट मतलब लगातार, मीनिंग पहले लिख लो, कंसिक्वेंट, कंसिक्वेंट लगातार या कंटिन्यू, लगातार, कंटिन्यू। In spite of this derivation from many sources and the consequent variety of forms and types, we find a remarkable unity of spirit in forming Indian culture throughout the ages. ध्यान से सुनिए, इसको करके तब छोड़ देते हैं क्लास, टाइम ओवर हो रहा है। इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, फ्रेज है, लिख लो इसको। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, बावजूद, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ दिस डेरिवेशन ऑफ फॉर मेनी सोर्सेज, ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत सारे स्रोतों से इकट्ठा किया गया है, इसको डिराइव किया गया है, लाया गया है। तो इन स्पाइट ऑफ मेनी सोर्सेज यानी बहुत सारे स्रोतों और लगातार विभिन्न प्रकार, वैरायटी मतलब क्या होता है? प्रकार, विभिन्न प्रकार के कला और प्रकार, ये सब क्या है? रिमार्केबल यूनिटी ऑफ स्पिरिट इन फॉर्मिंग इंडियन कल्चर थ्रू आउट द एजेस। एजेस मतलब क्या होता है? टाइम, समय जैसे जैसे बीतता गया काल, उस सब काल को समय बीते बीते ये विभिन्न प्रकार के स्रोत से या लगातार जो भी रूप हम लोग देखते आ रहे हैं, इस सब का एक महत्वपूर्ण रिमार्केबल एकता का ये आत्मा, यानी लिखा यूनिटी ऑफ स्पिरिट, यानी एकता की आत्मा को दर्शाता है कि हमारी भारतीय संस्कृति में क्या है? एकता है, जो सदियों काल से चलते आ रहा है। इंडियन कल्चर थ्रू आउट द एजेस, जो सदियों काल से चलते आ रहा है या विभिन्न वर्षों से चलते आ रहा है। यहीं तक आज स्टॉप कर देते हैं, टाइम ओवर हो गया। उसके बाद होमवर्क में देख लीजिए क्या है यहाँ पर, जितना संभव हो सके पेज नंबर 70 में ट्रू एंड फॉल्स बना के आइएगा। एक बार हिंदी समझा देते हैं। द विटालिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज नॉट अमेजिंग, कह रहा है कि भारतीय संस्कृति की जो विविधता है, महत्व है, वह आश्चर्यजनक नहीं है। गलत है कि सही है? फॉल्स है, सही है, फॉल्स हो गया। द एंशिएंट वर्ल्ड थ्रीव अप फाइन फ्लावर्स ऑफ सिविलाइजेशन इन मेनी लैंड्स, जो प्राचीन विश्व है बहुत सारे सभ्यताओं पर क्या किया है? एक अच्छा फूल फेंका है। इसको समझिएगा, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको पढ़ेंगे तो हम हाँ ये लिख सकते हैं। द आर्यंस वर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ द लैंड, इस भारत पे सबसे पहले कौन आए थे? आर्यंस आए थे? नहीं, प्री आर्यंस आए थे, तो फॉल्स हो जाएगा। द ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज ग्रोन अप एंड चेंज ओनली इन जापान, केवल जापान में हुआ है? नहीं, हमारे यहाँ फॉल्स हो जाएगा। 5वां में अपोजिट वर्ड लिखना है, मॉडर्न, आधुनिक, तो क्या हो जाएगा?
एंशियंट, मॉडर्न का अपोजिट क्या हो जाएगा? ओल्ड। एंशियंट, कैंक्वेर जीतना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डिफीट, हारना। क्लियर? यूनिटी एकता, तो डाइवर्सिटी विविधता। पॉसिबल संभव, इम्पॉसिबल असंभव। डेड मृत, अलाइव जीवित। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 बना लीजिएगा। हु हैज डिलीवर्ड द स्पीच द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर? क्या होगा आंसर? यस, हुमायूं कबीर हैज डिलीवर्ड द स्पीच द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। हाउ वर द आर्यंस रिगार्डेड टिल रिसेंटली? आर्यंस को किस तरह समझा जाता था? आर्यंस लोग को किस तरह समझा जाता था? बारबेरियन समझा जाता था, क्रूर व्यक्ति। वो जो 2 टोटका है वो हम लोग नहीं, उन लोग के बारे में लिखा है कि हाउ वर द आर्यंस रिगार्डेड टिल रिसेंटली, अभी तक कैसे उन लोग को रिगार्ड किया जाता था? इन्वेडर के रूप में, आक्रमणकारी के रूप में हम लोग रिगार्ड करते थे। हाउ डिड द प्री आर्यंस बिल्ड अप न्यू सिविलाइजेशन? किस तरह की नई सभ्यता प्री आर्यंस लोग यहाँ विकसित किए हैं? ठीक है। और चौथा, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन कल्चर? भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण प्रकृति क्या है, उसको लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक और ट्रू फॉल्स बना लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन कल बताएंगे। ठीक है, 4 तक लीजिए। ठीक, थैंक यू।